वेलकम बैक टू पटेल सर। हेलो दोस्तों, तो आज मैं प्राचीन भारत के इतिहास से कुछ प्रश्न आपके सामने रख रहा हूं, जो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है हर एग्ज़ाम के लिए। इसे ध्यान से देखें। अगर मेरे चैनल पे आप लोग नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए, ठीक है। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का समूचा क्षेत्र किस आकार का है? सिंधु सभ्यता का समूचा क्षेत्र जो है वह त्रिभुजाकार है, त्रिभुज के आकार का है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता का पूरा क्षेत्रफल कितना है? हड़प्पा सभ्यता का पूरा क्षेत्रफल कितना है, ये वाला प्रश्न है। तो हड़प्पा सभ्यता का पूरा क्षेत्र है 12,99,600, ठीक है ना। 12,99,600 पूरा क्षेत्रफल है हड़प्पा सभ्यता का। आगे बढ़ते हैं। अब तक हड़प्पा संस्कृति के लगभग कितने स्थलों का पता लग चुका है? अभी तक हड़प्पा संस्कृति के लगभग कितने स्थलों का पता लग चुका है? तो लगभग 100 स्थलों का पता लग चुका है। कितना? 100। अभी तक हड़प्पा संस्कृति के लगभग 100 स्थलों का पता लग चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो किस नदी के द्वारा जुड़े हुए थे? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के द्वारा जुड़े हुए थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो किस नदी द्वारा जुड़े हुए थे? तो सिंधु नदी के द्वारा, इंडस रिवर के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो एक दूसरे से कितने दूरी पर स्थित थे? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित थे? तो 483 किलोमीटर की दूरी पर थे। यानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी कितनी थी? 483 किलोमीटर। यहाँ है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हड़प्पा संस्कृति की मुख्य विशेषता क्या थी? तो हड़प्पा संस्कृति की मुख्य विशेषता ये थी कि ये नगर योजना प्रणाली थी। हड़प्पा संस्कृति की मुख्य विशेषता नगर योजना प्रणाली है, ठीक है ना। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल है। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल है विशाल स्नानागार। विशाल स्नानागार जो है मोहनजोदड़ो का, वह सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ी इमारत है अनाज रखने का कोठार। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अनाज रखने का कोठार है, ठीक है ना। बढ़े आगे। अगला सवाल देखिए, हड़प्पाई लोग किससे बने हल का प्रयोग करते थे? तो हड़प्पाई लोग लकड़ी से बने हल का प्रयोग करते थे। यानी हड़प्पा वासी लोग लकड़ी से बने हल का प्रयोग करते थे। अगला प्रश्न, हड़प्पाई लोग फसल काटने के लिए हाशिए का प्रयोग करते थे। यह किस चीज का बना होता था? तो हड़प्पाई लोग फसल को काटने के लिए हाशिए का प्रयोग करते थे और वह पत्थर का बना हुआ था। किस चीज का? पत्थर का बना होता था, है ना। आज जो हंसुआ हम लोग रखते हैं ना, गेहूं और धान काटने के लिए जो श्रमिक लोग काटते हैं हंसुआ से, तो उस समय जो था वह पत्थर के बने होते थे, हाशिए, जिसको हम लोग हंसुआ कहते हैं गांव देहात में। अगला प्रश्न देखिए, सिंधु सभ्यता के लोग कितने किस्म का गेहूं और जौ उपजाते थे? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग या सिंधु सभ्यता के लोग 2 प्रकार के गेहूं और जौ
उपजाते थे, 2 किस्म का। सिंधु सभ्यता के लोग कितने किस्म का गेहूं और जौ उपजाते थे? 2 किस्म का, 2 तरह का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय किन लोगों को जाता है? तो सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय, है ना, सिंधु निवासियों को है। सिंधु सभ्यता के लोग सबसे पहले कपास की खेती करना शुरू किया था, इसलिए कपास के क्षेत्र में, कपास उत्पादन के क्षेत्र में, कपास पैदा करने के क्षेत्र में पहला श्रेय जो है वह सिंधु सभ्यता के निवासियों को जाता है, सिंधु निवासियों को। ठीक है। अगला प्रश्न, कपास को यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? कपास को यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? तो यूनान के लोग सिंडन के नाम से पुकारते थे। यूनान के लोग, यूनानवासी कपास को सिंडन के नाम से पुकारते थे। ठीक है, आगे बढ़ें। तो अगला प्रश्न ये है, बुने हुए सूती कपड़े का एक टुकड़ा कहाँ से मिला है? तो बुने हुए सूती कपड़े का एक टुकड़ा मोहनजोदड़ो से मिला है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। बुने हुए सूती कपड़े का एक टुकड़ा मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाला देखिए, मेसोपोटामियाई अभिलेखों में सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम क्या पाया जाता है? मेसोपोटामियाई अभिलेखों में सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम क्या पाया जाता है? मेलूहा। याद रखिए, मेसोपोटामिया, इराक का पुराना नाम मेसोपोटामिया है। तो वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुआ, उस अभिलेख से सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम मेलूहा मिलता है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। मेसोपोटामिया के पुरालेखों में किन 2 मध्यवर्ती व्यापार केंद्रों का उल्लेख मिलता है? ये वाला प्रश्न देखिए आप। मेसोपोटामिया के पुरालेखों में किन 2 मध्यवर्ती व्यापार केंद्रों का उल्लेख मिलता है? तो 2 व्यापार केंद्र था, दिलमुन और माकन। क्या था? दिलमुन और माकन। मेसोपोटामिया के पुरालेखों में किन 2 मध्यवर्ती व्यापार केंद्रों का उल्लेख मिलता है? तो दिलमुन और माकन, ये 2 महत्वपूर्ण केंद्र, व्यापार केंद्र थे। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता का शासन संभवतः किस वर्ग के हाथों में था? हड़प्पा सभ्यता का शासन संभवतः, यानी ग्रांटेड नहीं है, किस वर्ग के हाथों में था? तो वणिक वर्ग के हाथों में था, वणिक वर्ग। ये बड़ा गूढ़ प्रश्न है। हड़प्पा सभ्यता का शासन प्रायः या संभवतः, है ना, मान लिया गया है, वणिक वर्ग के हाथों में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति की सर्वोत्तम कलाकृतियां हैं, उसकी मृण मुद्राएं यानी सीलें, अब तक लगभग कितनी सीलें प्राप्त हुई है? तो 2000। एक बार फिर से इस प्रश्न को रिपीट करता हूं। हड़प्पा संस्कृति की सर्वोत्तम कलाकृतियां हैं, उसकी मृण मुद्राएं, जिसे सील कहते हैं, सीलें, तो अब तक लगभग कितनी सीलें प्राप्त हुई है? तो लगभग 2000 सीलें प्राप्त हुई है हड़प्पा संस्कृति से, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा संस्कृति के लगभग सभी मकान किस आकार में पाए गए हैं? तो आयताकार। आयताकार, ये वाला प्रश्न देखिए, हड़प्पा संस्कृति के लगभग सभी मकान किस आकार में पाए गए हैं? तो आयताकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा नगर की संरचना कितने किलोमीटर के घेरे में फैली हुई है?
हड़प्पा नगर की संरचना कितने किलोमीटर के घेरे में फैली हुई है? तो 5 किलोमीटर के घेरे में, है ना, हड़प्पा नगर की संरचना फैली हुई है। ठीक है, 5 किलोमीटर, याद रखिए। अगला प्रश्न देखते हैं। ऐसा कौन सा स्थल है जहां से उत्तर हड़प्पाई अवस्था में पकाई हुई ईंटों के प्रमाण मिले हैं? ऐसा कौन सा स्थल है जहां से उत्तर हड़प्पाई अवस्था में पकाई हुई ईंटों के प्रमाण मिले हैं? तो यह भगवानपुरा से मिला है। कहां से? भगवानपुरा से, है ना। उत्तर हड़प्पाई अवस्था में पकाई हुई ईंटों का प्रमाण कहां से मिला है? भगवानपुरा से। अगला प्रश्न है, चावल के उत्पादन के साक्ष्य कहां से प्राप्त होते हैं? रंगपुर एवं लोथल से। लोथल गुजरात में पड़ता है। रंगपुर और लोथल से चावल के उत्पादन के साक्ष्य कहां से प्राप्त होते हैं? तो रंगपुर एवं लोथल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल था। भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल था धौलावीरा, जो गुजरात में पड़ता है। धौलावीरा जो गुजरात में है, वह भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल था। धौलावीरा गुजरात में। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल जो त्रिस्तरीय था। त्रिस्तरीय माने 3 स्तर का। एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल जो त्रिस्तरीय था वह था धौलावीरा। भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल धौलावीरा जो गुजरात में है, वही त्रिस्तरीय था। त्रिस्तरीय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल देखते हैं। हड़प्पा काल की ज्यादातर मुहरें किस प्रकार की होती थी? तो हड़प्पा काल की ज्यादातर मुहरें वर्गाकार हुआ करती थी। ठीक है ना। हड़प्पा काल की ज्यादातर मुहरें वर्गाकार हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस व्यक्ति ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां कहा है? किस व्यक्ति ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां कहा है? पिगट ने। किसने कहा है? पिगट ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किन पुराविदों की मान्यता है कि सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता से हुई थी? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ये। किन पुराविदों की मान्यता है कि सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता से हुई थी? तो यह सर जॉन मार्शल और गार्डन चाइल्ड व्हीलर का ये, है ना, मान्यता है। किन पुराविदों की मान्यता है कि सिंधु सभ्यता की जो उत्पत्ति हुई वह मेसोपोटामिया के सुमेरियन सभ्यता से हुई थी। मेसोपोटामिया हमने बताया है, इराक का पुराना नाम है मेसोपोटामिया। तो सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति जो हुई वह मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता से हुई थी। यह थेसिस है, यह विचार है सर जॉन मार्शल एवं गार्डन चाइल्ड व्हीलर का। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा से परिचित नहीं थे, इसीलिए पत्थर से बनाए हाशिए का प्रयोग करते थे वे लोग फसल को काटने के लिए। अगर लोहा से परिचित होते तो आज जो हम लोग हंसुआ का प्रयोग करते हैं हाशिए का, लोहे से बना, तो वे लोग भी करते। तो चूंकि लोहा से वे लोग परिचित नहीं थे, इसलिए पत्थर के बनाए हाशिए का प्रयोग फसल को काटने में, है ना, उसका इस्तेमाल किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किन सिंधु स्थलों से यज्ञ वेदियां प्राप्त होती है? एक बार फिर से इस प्रश्न को देखिए।
किन सैंधव स्थलों से यज्ञीय वेदियां प्राप्त होती है? तो लोथल एवं कालीबंगा से। लोथल गुजरात में पड़ता है, कालीबंगा राजस्थान में पड़ता है ना। लोथल जो है गुजरात स्टेट में है और कालीबंगा राजस्थान स्टेट में है। तो इन दोनों संधव स्थलों से यज्ञीय वेदियां प्राप्त हुई है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से घोड़े की हड्डियों के प्रमाण मिलते हैं? तो सिंधु, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, हमेशा परीक्षा में पूछे जाते हैं, याद रखिएगा इसको। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से घोड़े की हड्डियों के प्रमाण मिलते हैं? तो सुरकोटदा से। घोड़े की हड्डी कहाँ मिला है? सुरकोटदा में। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न, ये वाला। मोहनजोदड़ो के निवासी अधिकांशतः किस जाति के थे? मोहनजोदड़ो के निवासी अधिकांशतः किस जाति के थे? तो भूमध्य सागरीय जाति के, है ना। मोहनजोदड़ो के निवासी अधिकांश रूप से भूमध्य सागरीय जाति के थे। अगला प्रश्न देखिए। अधिकांश विद्वानों की धारणा के अनुसार सैंधव सभ्यता के निर्माता किस भाषा से संबंधित थे? अधिकांश विद्वानों के अनुसार, ये वाला प्रश्न, अधिकांश विद्वानों की धारणा के अनुसार सैंधव सभ्यता के निर्माता द्रविड़ भाषा से संबंधित थे। किस भाषा से? द्रविड़ भाषा से। अगला प्रश्न है, सिंधु स्थलों में किस जगह पर सर्वप्रथम कृषि के साक्ष्य उपलब्ध होते हैं? तो मेहरगढ़ से। कहां से? मेहरगढ़ से। ये वाला प्रश्न। सिंधु स्थलों में किस जगह पर सर्वप्रथम कृषि के, एग्रीकल्चर के साक्ष्य उपलब्ध होते हैं? तो मेहरगढ़ से, है ना। बढ़ते हैं आगे, ये वाला प्रश्न। सिंधु सभ्यता के एक स्थल को स्तूप टीला की संज्ञा दी गई। सिंधु सभ्यता के एक स्थल को स्तूप टीला की संज्ञा दी गई क्योंकि उस स्थल पर एक कुषाण कालीन स्तूप प्राप्त हुआ है। कुषाण काल का एक स्तूप प्राप्त हुआ है। वह स्थल क्या है? तो मोहनजोदड़ो। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, दोहराता हूं इस प्रश्न को। सिंधु सभ्यता के एक स्थल को स्तूप टीला की संज्ञा दी गई, स्तूपों का टीला है वो, क्योंकि उस स्थल पर एक कुषाण काल का स्तूप प्राप्त हुआ है और वह स्थल कौन है? मोहनजोदड़ो है। ठीक है, बढ़े आगे। यहां तक तो आपने ध्यान से सुना और देखा भी, तो चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग। अगला प्रश्न है ये वाला। सिंधु संस्कृति के अंतर्गत प्रायः सभी मकान पीछे की गली में खुलते थे, परंतु इसका एक अपवाद कौन सा स्थल है? ये इसका एक अपवाद है लोथल, जो पीछे से नहीं खुलता होगा, वही ना उसका अपवाद है। एक बार फिर से इस प्रश्न को सुनिए ध्यान से। सिंधु संस्कृति के अंतर्गत प्रायः सभी मकान पीछे की गली में खुलते थे। जितने भी मकान बने होते थे वह पीछे की गली में खुलते थे, परंतु इसका एक अपवाद, एक्सेप्शन भी है। और इस एक्सेप्शन में, अपवाद में लोथल आता है। कौन सा स्थल है? लोथल, जो गुजरात में है, जो पीछे की गली में नहीं खुलता होगा, वह इसका अपवाद हो गया, एक्सेप्शन हो गया। आगे बढ़ते हम लोग, और ये अंतिम प्रश्न है। किस स्थल पर फर्श के निमित्त अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया था? तो कालीबंगा राजस्थान में। किस स्थल पर फर्श के निमित्त अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया था? कालीबंगा में। ठीक है, तो दोस्तों एक बार फिर से मैं आपको रिमाइंड कराना चाहता हूं कि प्लीज़ मेरे चैनल पे आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाकर डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और इस तरह से आप मेरा वीडियो ज़रूर देखिए।
और अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई कीजिए। ठीक है, यही अपेक्षा है आपसे, यही उम्मीद है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।